चलो तो आज अपने यहाँ देखते हैं अपने कि राजस्थान में अपनी जो जनजातियाँ चल रही है उन जनजातियों के बारे में देखें कि अपने दो जनजातियाँ हो चुकी है, भील और मीणा जनजाति हो चुकी है। नेक्स्ट जनजाति देखें करासा जनजाति। करासा जनजाति, करासा जनजाति के बारे में बात करें कि करासा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सिरोही जिले में सबसे ज़्यादा, सिरोही क्षेत्र में या सिरोही जिले में सबसे ज़्यादा करासा जनजाति पाई जाती है। सबसे पहले बात करें अपन इसमें इसके क्षेत्र की कि करासा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। करासा जनजाति जो है सिरोही क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। सिरोही, उदयपुर में है। जाडोल कोटड़ा, जाडोल कोटड़ा एक तहसील है उदयपुर की। इस जाडोल कोटड़ा तहसील में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जाडोल कोटड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और इन जिलों में सबसे ज़्यादा करासा जनजाति पाई जाती है। अगर सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि करासा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है तो सिरोही जिले में सबसे ज़्यादा करासा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करें कि करासा जनजाति की, करासा शब्द की उत्पत्ति जो है, करासा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? करासा शब्द की उत्पत्ति की बात करें अपन तो करासा शब्द की उत्पत्ति जो है, करासा शब्द की उत्पत्ति जो है करास से मानते हैं। किसे मानते हैं? गरास से। करास से गरासा शब्द की उत्पत्ति मानते हैं कि करासा शब्द की उत्पत्ति जो है करास शब्द से हुई है। करास शब्द से हुई है, करास शब्द से हुई है। ठीक है, सभी अधिकांश लोगों का मानना है कि करासा शब्द की उत्पत्ति जो है करास शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? करास शब्द से हुई है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि करासा शब्द की उत्पत्ति जो है करास से नहीं होकर कबास से हुई है। तो यहाँ देखिए अपन कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसकी उत्पत्ति जो किससे हुई है? गवास से हुई है। किससे हुई है? गवास शब्द से हुई है। ठीक है, गवास शब्द से हुई है और गवास का अर्थ होता है नौकर। क्या होता है? नौकर। क्या अर्थ होता है गवास का अर्थ? गवास शब्द का अर्थ क्या होता है? नौकर। इसका गवास का अर्थ होता है कि गवास शब्द का अर्थ क्या होता है? नौकर होता है। कर्नल जेम्स टोड गवास मानते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गरासा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो अपने को गरास करना है। ठीक है, गरास करना। अगर परीक्षा में पूछे कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गरासा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो गवास से हुई है। कर्नल जेम्स टोड पूछे तो ही गवास करना, बाकी गरास करना है अपने को। ठीक है, अगर व्यक्तिगत रूप से नाम देके पूछे तो गवास करना है। कर्नल जेम्स टोड का नाम देकर पूछता है तो गवास करना है, बाकी गरास ही करना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें पर इसमें और इसका मूल उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ है? इसका मूल उत्पत्ति क्षेत्र जो है कहाँ है? आबू का भाकर। कहाँ है? आबू का भाकर क्षेत्र में इनका मूल उत्पत्ति क्षेत्र है। आबू का भाकर क्षेत्र इनका क्या है? मूल उत्पत्ति क्षेत्र। इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई? आबू का भाकर क्षेत्र कहाँ है? सिरोही जिले में इनका क्षेत्र है। आबू का भाकर कहाँ है? सिरोही जिले में है। ठीक है, सिरोही जिले में ही सबसे ज़्यादा करासा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन इसमें और गरासियों में विवाह के प्रकार की बात करें कि गरासियों में विवाह के प्रकार की बात करें तो इनमें भी भील जनजाति के जैसे अलग अलग प्रकार के विवाह प्रचलित है। उनमें अलग अलग प्रथा प्रचलित है विवाह के अंतर्गत।
सबसे पहले देखिए अपन इसमें गरासिया में एक होता है मोर बांधिया। क्या होता है? मोर बांधिया। मोर बांधिया ये एक विवाह का प्रकार है, मोर बांधिया। जो गरासिया जनजाति का सामान्य विवाह है। कौन सा विवाह है? सामान्य विवाह, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के मोर बांधे। मोर का मतलब क्या होता है? इसे जो पगड़ी के ऊपर जो दूल्हा और दुल्हन के यहाँ पर जो मोर बांधा जाता है उस प्रकार का विवाह है। ये एक प्रकार का सामान्य विवाह है गरासिया जनजाति का। जो मोर बांधा जाता है एक साइड में उसको मोर बांधा विवाह कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन इसमें नेक्स्ट विवाह है इनका पहरावना। पहरावना या फिर फेरे खाना। फेरे खाना ये गरासिया जनजाति का जो है एक विवाह का प्रकार है। ये पंडित की उपस्थिति में विवाह होता है। जो पंडित की उपस्थिति में जो विवाह होता है उसको पहरावना या फिर फेरे खाना विवाह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पर इसमें एक प्रथा होती है इनमें खेवना। खेवना भी एक क्या है? विवाह है। खेवना क्या होता है? नाता। क्या होता है? नाता। नाता प्रथा होती। नाता प्रथा अपन ने भील जनजाति में पढ़ा था कि अगर जब एक लड़के की या फिर किसी व्यक्ति की पहले वाली दुल्हन को तलाक देकर नया रिश्ता चालू करना, यानी पिछली वाली को तलाक देकर नया रिश्ता चालू करना ही क्या कहलाता है? नाता कहलाता है। ये भील जनजाति में इसको नाता कहते हैं और इनके गरासिया में खेवना कहते हैं। क्या कहते हैं? खेवना। ठीक है, तलाक देकर नया रिश्ता चालू करना। नया रिश्ता चालू करना क्या कहलाता है? खेवना कहलाता है। एक होता है इनमें ताड़ना। ताड़ना होता है दापा। क्या होता है? दापा। कि इसमें भीलों में भी पढ़ा था अपन ने और इसमें भी है ये ताड़ना। भीलों में इसको दापा कहते हैं, यहाँ पर इसको गरासिया जनजाति में इसको ताड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़ना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक होता है मेलबो। क्या होता है? मेलबो। ये जो है अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मोर बांधा क्या होता है, पहरावना क्या होता है, खेवना क्या होता है, ताड़ना क्या होता है और मेलबो क्या होता है। मेलबो वह प्रथा होती है कि इसमें कि लड़के की बिना किसी शादी के उस लड़की को ससुराल भेज दिया जाता है। कि विवाह खर्च से बचने के लिए लड़की को सीधा ससुराल भेज दिया जाता है, तो उसको मेलबो कहते हैं। देखिए अपन यहाँ पर विवाह खर्च से बचने के लिए लड़की को सीधा ससुराल भेज दिया जाता है। ससुराल भेज दिया जाता है। भेज दिया जाता है तो वह मेलबो कहलाता है। जैसे अपन अपने मेवाड़ी भाषा में बात करें तो उसको मेलबो क्या कहते हैं? यानी किसी को भेजना या फिर मेलना, किसी को बाहर भेजना, मेलबो बाहर मेलना। यानी विवाह खर्च से बचने के लिए किसी लड़की को या दुल्हन को, उनकी अपनी बेटी को वहाँ पर ससुराल भेज दिया जाता है बिना विवाह के। विवाह खर्च से बचने के लिए कन्या को लड़की को सीधा ससुराल भेज दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? मेलबो कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें अपन इसमें एक होता है सेवा। क्या होता है? सेवा। सेवा क्या होता है? इसमें गढ़ जमाई रखा जाता है। गढ़ जमाई तो उसको सेवा कहते हैं। कि जो लड़का है दुल्हन को ससुराल नहीं लाकर ससुराल में ही रहता है तो उसको गरासिया जनजाति में उसको सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा।
जो घर जमाई रह जाता है, यानी ससुराल में लेकर सेवा करना, अगर याद रखने के लिए क्या करना है, ससुराल में लेकर जो सेवा करता है वो क्या कहलाता है, सेवा। उसको और उसको क्या कहते हैं, घर जमाई। ससुराल में रहकर कार्य करना है या फिर ससुराल में रहना है, सेवा करना, क्या कहलाता है, घर जमाई कहलाता है। याद रह जाएगा इससे, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें इसमें, नेक्स्ट बात करें कि ग्रास्य जनजाति के घरों को क्या कहते हैं, गांवों को क्या कहते हैं, इनके मुखिया कौन होता है, उसकी बात करें अपन यहाँ पर। देखें यहाँ पर ग्रास्यों के घरों को जो है, ग्रास्य के घरों को, घर को घेर कहते हैं। क्या कहते हैं, घेर। ग्रास्य के घरों को घेर कहते हैं। और गांव को जो है, गांव को फालिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फालिया। और मुखिया जो है इनका मुखिया सहलोत कहलाता है। क्या कहलाता है, सहलोत। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनमें अगर जो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो इनके मुखिया को लेकर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ सहलोत आ रहा है तो इसका तो ये मुखिया सहरिया जनजाति का मत कर देना, ठीक है। सहलोत आ रहा है तो इसको सहरिया जनजाति का मत कर देना, ये ग्रास्य जनजाति का है। ग्रास्य जनजाति के मुखिया को सहलोत कहते हैं। और अपन आगे सहरिया जनजाति पढ़ेंगे तो सहरिया जनजाति का होता है कोतवाल होता है। सहरिया जनजाति का कौन होता है, सहरिया का होता है कोतवाल। सहरिया जनजाति का होता है कोतवाल। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर से आ रहा है तो इसको सहरिया का मत कर देना। ये ग्रास्य जनजाति का है और सहरिया जनजाति का मुखिया को कोतवाल कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। मुखिया के को लेकर कन्फ्यूजन हो सकते हैं। यहाँ पर गांव को फालिया कहते हैं, घर को घेर कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, ये ग्रास्य जनजाति के लोग जो है सफ़ेद जानवर की हत्या नहीं करते हैं। सफ़ेद जानवर की हत्या नहीं करते हैं। कि ये लोग जो ग्रास्य जनजाति के लोग जो है सफ़ेद जानवर की हत्या कभी नहीं करते हैं, ठीक है। और इन जनजातियों में जो है पितृसत्तात्मक सत्ता रही है। पितृसत्तात्मक सत्ता रही है, कि घर का मुखिया कौन होता है, पिता होता है। घर का मुखिया कौन होता है, पिता होता है। जब अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो मातृ सत्तात्मक यानी माता मुखिया रहती है, जो माँ होती है वो मुखिया रहती है। यहाँ पर पितृ सत्तात्मक मुखिया रहता है, ठीक है। जो सभी जनजाति है, सभी जनजातियों में पिता ही मुखिया रहता है। अपन जो भी जनजाति पढ़ते हैं अपने राजस्थान की, उन सभी में पिता ही क्या रहता है, मुख्य सत्तात्मक रहता है। इन्हीं घर की जो सत्ता है, जो परिवार की जो सत्ता है वो पिता के हाथ में रहती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, इनके यहाँ पर एक मेला लगता है, मनखारो मेलो। क्या है, मनखारो मेलो। मनखारो मेलो जो है ग्रास्य जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। ग्रास्य जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। क्या है, ग्रास्य जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, मनखारो मेलो। जो ग्रास्य जनजाति का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, ठीक है, कौन सा है, मनखारो मेलो। पूछ लिया जाता है कि मनखारो मेलो किस जनजाति का मेला है, तो ग्रास्य जनजाति का मेला है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, एक यहाँ पर ग्रास्य जनजाति में एक हारी भांवरी प्रथा प्रचलित है। कि हारी भांवरी क्या होता है,
कि हारी बावरी अपन मेवाड़ी भाषा में अगर इसको देखें, जैसे उसको हिजारी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हिजारी। ठीक है, हिजारी भी कह सकते हैं। कि हिजारी क्या होता है कि जिस प्रकार से अपन खेती करते हैं, अपने खेत को एक फसल के लिए या दो फसल के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है फसल के हिस्से के लिए, कि मुझे इसमें से तीसरा हिस्सा चाहिए 1/3, या रेशो में बांट दिया जाता है कि मुझे एक तिहाई रेशो चाहिए, या फिर 2:2 चाहिए। इस प्रकार से रेशो में बांट दिया जाता है कि मुझे मेरी फसल की जो भी फसल होगी उसमें से आधा हिस्सा चाहिए या 1/3 हिस्सा चाहिए। इस प्रकार से जो फसल को बांट दिया जाता है उसको हारी भावरी कहते हैं। ठीक है, इसको फसल में हिस्से में बांट दिया जाता है कि आपस में, कि हिजारी जो है यानी हारी खेती करने वाला पुरुष है, वो इतना हिस्सा रखेगा, और जो खेत का मालिक है वह इतना हिस्सा रखेगा। ये पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ देखें तो यह एक प्रचलित खेती है। यह प्रचलित खेती है, प्रचलित खेती है। क्या है? एक खेती का प्रकार है कि इसमें जो खेती करने वाले हैं उसको खेती है एक। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें एक सामूहिक कृषि है। सामूहिक कृषि है जो ग्रास्य जनजाति के द्वारा अधिक किया जाता है। इसमें जो हारी है, हारी का अर्थ होता है खेती करने वाला पुरुष। खेती करने वाला खेती करने वाले पुरुष को क्या कहते हैं? हारी कहते हैं। क्या कहते हैं? हारी। और भावरी जो है फसल के हिस्से को भावरी कहते हैं। किसको कहते हैं? फसल के हिस्से को भावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? भावरी। फसल के हिस्से को भावरी कहते हैं। खेती करने वाला पुरुष है उसको हारी कहते हैं, और भावरी जो फसल के हिस्से को भावरी कहते हैं। हारी और भावरी, यह प्रथा जो है, यह काम जो है ग्रास्य जनजाति के द्वारा अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन इनमें, तो ग्रास्य जनजाति में यहाँ तक तो आगे समझ में। आगे नेक्स्ट देखिए अपन, तो ग्रास्य जनजाति में मृत व्यक्ति की अस्थियां जो है नक्की झील में प्रवाहित करने की परंपरा है। कहाँ प्रवाहित की जाती है? नक्की झील में। नक्की झील में प्रवाहित करने की परंपरा है। कि जो शेरा जनजाति की जो है, कोई भी आदमी की अगर मृत्यु हो जाती है, उन अस्थियों को जो है नक्की झील में प्रवाहित किया जाता है। कहाँ प्रवाहित किया जाता है? नक्की झील में। याद किसे रखना है? ग्रास्य जनजाति कहाँ पाई जाती है? ग्रास्य जनजाति सिरोही में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। ठीक है, वो नक्की झील, वो सिरोही में कौन सी झील है? नक्की झील है। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू में है। तो जो जहाँ रहता है वह वहीं प्रवाहित करता है। ग्रास्य जनजाति कहाँ रहती है? सिरोही में। सिरोही में कौन सी झील है? नक्की झील है। तो ये ग्रास्य जनजाति अपनी अस्थियां कहाँ प्रवाहित करते हैं? नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। ये नक्की झील को पवित्र झील मानते हैं और इसी में प्रवाहित करते हैं। बाकी जो अपने यहाँ बाकी सभी लोग जो मृत व्यक्ति की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने जाते हैं। ठीक है, हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पर गंगा में अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ये ग्रास्य जनजाति जो नक्की झील में प्रवाहित करते हैं, कहाँ करते हैं? नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें है कि मृत व्यक्ति की याद में बनाया गया
बनाया गया स्मारक हुर्रे मोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? हुर्रे मोरी। बनाया गया स्मारक हुर्रे मोरी कहलाता है। कि ग्रास्य जनजाति में क्या क्या प्रथा प्रचलित है कि अगर कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत व्यक्ति की याद में बनाया गया एक स्मारक बनाया जाता है। उस स्मारक को हुर्रे मोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुर्रे मोरी कहते हैं। मृत व्यक्ति की याद में बनाए गए स्मारक को क्या कहते हैं? हुर्रे मोरी कहते हैं। ये अक्सर ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि हुर्रे मोरी क्या है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अधिक मात्रा में बनते हैं कि जैसे कांस्टेबल है, रीट है, पटवार है और एसआई है, आरएस है, इनमें अधिक मात्रा में ऐसे प्रश्न और इस प्रकार के जनजातियों के प्रश्न अधिक बनते हैं। तो इनमें बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हुर्रे मोरी क्या है। ठीक है, तो अपने को याद रखना कि मृत व्यक्ति की याद में बनाया गया स्मारक ही क्या कहलाता है? हुर्रे मोरी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपन इसमें तो ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा सौंदर्य वृद्धि के लिए गोदने व गुदवाने की प्रथा है। गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। कि गोदने और गुदवाने की प्रथा क्या होते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति से अपने शरीर पर टैटू बनाता है उसी प्रकार से महिलाओं के द्वारा अपने शरीर के अंग के ऊपर कोई यहाँ पर बिंदिया लगाती है, इस प्रकार से कोई अपने यहाँ पर शरीर के ऊपर बिंदिया लगाती है, इस प्रकार से कोई नाक पे लगाता है, कोई हाथों पे लगाता है, और महिलाएं अलग अलग जगह पर ये अपने इस प्रकार से गुदवाती है। जिस प्रकार से टैटू बनाते हैं उसी प्रकार से महिलाएं कुछ बिंदिया लगाती है या फिर अपने हाथ के ऊपर यहाँ नाम लिखवाती है कि ये रमेश की पत्नी सीता लिखवाती है, इसे रमेश की पत्नी सीता। तो इस प्रकार से जो महिला अपने हाथों पे लिखवाती है यहाँ पर, तो उसी को गोदने गुदवाने की प्रथा कहते हैं। या फिर हाथ के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं कि रमेश की पत्नी सीता। इस प्रकार से अपने जो हाथों पर गुदवाते जो गुदवाने की प्रथा है उसको ये सौंदर्य वृद्धि के लिए गुदवाने की प्रथा किस में जाती है, किस में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? ग्रास्य जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये सौंदर्य वृद्धि के लिए ये कार्य किया जाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति टैटू बनाते हैं अपने शरीर के ऊपर, ये उसी प्रकार से सौंदर्य वृद्धि के लिए गोदने गुदवाने की प्रथा का कार्य इनके शरीर के ऊपर किया जाता है। ठीक है, और इनका एक मृत्यु भोज है ग्रास्य जनजाति में। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रास्य जनजाति का मृत्यु भोज को क्या कहते हैं। इनके मृत्यु भोज को, ग्रास्य जनजाति के मृत्यु भोज को जो है कांदिया या फिर उसको मैक कहते हैं। क्या कहते हैं कि कांदे और मैक। ये कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ग्रास्य जनजाति का मृत्यु भोज क्या है, कांदिया है या फिर मैक। ये क्या है? ग्रास्य जनजाति का मृत्यु भोज है। ग्रास्य जनजाति में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? कांदे कहते हैं या फिर मैक कहते हैं। एक होता है मौसर। मौसर जो है मृत्यु भोज को कहते हैं। एक होता है ये मृत्यु भोज है कि आदमी के मरने के पश्चात जो खाना किया जाता है या फिर भोज दिया जाता है उसको मृत्यु भोज कहते हैं। एक होता है ओसर। ओसर है या फिर इसको सोसर भी कहते हैं। सोसर ये होता है, ये भी मृत्यु भोज का ही प्रकार, लेकिन इसमें आदमी जीवित रहता है, जीवित रहते हुए खाना कर दिया जाता है, जीवित रहते हुए भोज कर दिया जाता है। मौसर में तो आदमी मर जाता है, उसके पश्चात भोजन किया जाता है, भोज दिया जाता है। और ओसर सोसर में जीवित रहते हुए भोज दे दिया जाता है, तो उसको ओसर या फिर सोसर कहते हैं। ठीक है, ये अपने ग्रास्य जनजाति हो गया। ठीक है।